हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के जो प्रैक्टिस सेट है कॉमर्स का वो लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इस पर कुछ प्रैक्टिस सेट अपलोड किए थे, तो उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी है। आप लोग उनको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की और रिवाइज भी हो जाएगा अच्छे से। आज की वीडियो में भी कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुल देनदार खाता बनाया जाता है। टोटल डेटर्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द क्रेडिट परचेज, टू फाइंड आउट द क्रेडिट सेल, टू फाइंड आउट कैश सेल, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन ने पूछ रहा है जो कुल देनदार खाता बनाया जाता है, टोटल डेटर अकाउंट बनाया जाता है, वो किस लिए बनाया जाता है कि उधार क्रय को ज्ञात करना, या फिर उधार विक्रय को ज्ञात करना, या फिर नगद विक्रय को ज्ञात करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कुल देनदार खाता बनाया जाता है वो उधार विक्रय को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि जो सेल होती है वो तो कैश अकाउंट में चली जाएगी, जो कैश सेल होगी वो कैश अकाउंट में चलेगी सीधे सीधे, और जो उधार है जिसका कि भी जो भी सेल करी इसका अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, जो क्रेडिट सेल है, तो उसके लिए जो बनाया जाता है देनदार खाता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्टी यंत्र वाली केंद्रीकृत नियंत्रण की सुविधा देती है। बस्टी कंट्रोल सिस्टम फैसिलिटेट सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल विद डिसेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जो बस्टी नियंत्रण वाली होती है, आपने पढ़ा होगा कि केंद्रीकृत नियंत्रण भी होता है, विकेंद्रीकृत भी होता है, यानी कि जो है जितने अधिकार होते हैं, जितने भी राइट्स होते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, एक ही व्यक्ति के हाथ में होना या फिर उसको अलग अलग बांट देना। तो अगर हम बड़ी संस्था है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर बेहतर ये होता है कि हम जो अपनी जो भी अथॉरिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको बांट दें, जिससे कि कार्यों को आसानी से कराया जा सके। तो वहाँ पर जो बस्टी नियंत्रण होता है तो किसमें ये सुविधा देती है, तो दोनों ही गतिविधियों में ये हेल्पफुल रहती है, चाहे वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी हो या फिर सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी हो। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेजरी बिल की परिपक्वता अवधि है। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल इज 91 डेज, 364 डेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जो ट्रेजरी बिल होता है, यानी कि जो आपने पढ़ा होगा कि जो है जो ज़रूरत होती है जब ऋण की तो किस तरह से लिया जाता है, तो उसकी कुछ अवधि होती है, कुछ दीर्घकालीन होते हैं, लॉन्ग टर्म के होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के होते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेजरी बिल हो जाता है उसकी अवधि क्या होती है, 91 डेज और 364 डेज दोनों ही होती है, और डिपेंड करता है कि किस तरह का लिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लेखांकन मानकों को जारी करता है। इशूड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं भारत के, तो के अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं और इंडियन भी होते हैं। तो जो भारतीय लेखांकन मानक है वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, तो वो इशू करता है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजिंग सेल्स, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ वेल्थ, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंध होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर विक्रय को अधिकतम करना, संपदा के मूल्य को अधिकतम करना, लाभों को अधिकतम करना, उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसका उद्देश्य मेनली क्या होता है, संपदा के मूल्य को अधिकतम करना, जो वेल्थ होती है उसको बढ़ाना, जो कि जब वेल्थ बढ़ेगी तो अपने आप ही क्या होगा, सेल बढ़ेगी तभी तो वेल्थ बढ़ेगी और प्रॉफिट भी तभी ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। शून्य आधार बजट सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। जीरो बेस्ड बजट वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन इंग्लैंड, इन जर्मनी, इन इंडिया। क्वेश्चन ने कह रहा है कि शून्य आधार बजट जो है वो सबसे पहले कहाँ पर शुरू किया गया। तो मैंने आप लोग को उसके बारे में पहले भी बताया हुआ है पहले की वीडियोस में, तो आपने वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियोस भी देख लीजिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लेखांकन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी ऑफ एक्सपेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपने लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत पढ़े थे, तो वहाँ यहाँ पर इसमें से कौन सा सिद्धांत जो है वो उसमें नहीं शामिल होता। तो यहाँ पर पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत भी आता है, ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत भी, और लागत एवं लाभ का सिद्धांत भी है। कौन सा सिद्धांत नहीं, व्ययों का सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है। द मोस्ट स्ट्रिजेंट टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज करंट रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब सबसे कड़ी जांच जो होती है, तो आपने तरलता का पढ़ा होगा, जो रेशियो एनालिसिस पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो लिक्विडिटी रेशियो निकाले जाते हैं कि कितनी तरलता है, तो उसमें आपने पढ़ा था करंट रेशियो था, पढ़ा था लिक्विड रेशियो, पढ़ा था एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो पढ़ा था। तो यहाँ पर जो सबसे कड़ी जांच होती है तरलता की, तो वो होती है पूर्ण तरलता अनुपात, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। जो आप लोगों का करंट रेशियो का था वो 2:1 था, जो लिक्विड रेशियो का था वो कितना था 1:1, और जो पूर्ण तरलता था वो कितना हो जाएगा 0.5:1 रेशियो है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, मैचिंग के लिए आ सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ये कथन किसका है? प्लानिंग इज ए केज मेड टू कैच द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज, ये एक डिफिनेशन है। तो ये किसकी डिफिनेशन आपको ये बताना है? एलेंस, टेरिस, हार्लेज, ह्यूमेंस। तो ये जो डिफिनेशन है कि जो प्लानिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, जो फ्यूचर में होने वाला है उसको पहले से ही हम डिसाइड करके उसकी एक पूरा प्लान तैयार कर लेते हैं। तो उसके बारे में ये पता करना किसकी डिफिनेशन है, तो ये हो जाएगी एलन की। लुइस एलन जो थे उन्होंने डिफिनेशन दी थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड फायर इंश्योरेंस, लाइफ एंड मरीन इंश्योरेंस, मरीन एंड फायर इंश्योरेंस। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, यानी जो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत होता है वो किस में लागू होता है? तो लागू होता है मरीन एंड फायर इंश्योरेंस में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियोग पर प्रत्यय की गणना की जाती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड थ्रू प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट, बाय कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड सेल्स, नन ऑफ द अबव। तो जो निकाला जाता है कि प्रत्यय की गणना, यानी विनियोग पर प्रत्यय की जो गणना की जाती है वो किस पे की जाती है? वो होती है लाभ एवं विनियोग के द्वारा, यानी कि प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का यूज करके हम निकालते हैं कि ROI हमारा कितना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनादरण होने पर एक प्रतिज्ञा पत्र को किसकी आवश्यकता नहीं होती है? एंड प्रोमिसरी नोट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिसऑनर, नोटिंग, एक्सेप्टेड, रिडेम्पशन, नन ऑफ द अबव। तो कोई भी अगर प्रतिज्ञा पत्र है उसका क्या क्या कर दिया गया, अनादरण हो गया है, डिसऑनर हो गया है, तो वहाँ पर उसकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि जब अनादरण हो ही चुका है तो उसको स्वीकृत नहीं किया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, लिफो विधि का प्रयोग प्रयुक्त होता है। LIFO method is suitable for in case of price rise, in case of falling price, in case of fixed price, all of the above। तो जो LIFO मेथड होता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसे सबसे पहले ही निर्मित किया जाएगा। तो उसको कब यूज़ किया जाता है? जबकि प्राइजेस बढ़ रहे होते हैं, हाई होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इन केस ऑफ प्राइस राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विक्रय अनुबंध लागू हुआ। गुड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू फोर्स 1872, 1930, 1932, 1949। तो आपको बताना है कि जो गुड सेल यानी कि वस्तु विक्रय अधिनियम था वो कब आया था, कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 1930 में, 1930 में। कुछ ऐसे अनुबंध हैं, इनको देख लीजिएगा। पार्टनरशिप एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, या वस्तु विक्रय अधिनियम है, GST है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ये सब कब आए थे, कब लागू हुए थे, इनको एक बार देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्तियों के सत्यापन में सम्मिलित है। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इंक्लूड्स फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, वेरिफिकेशन ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स, वेरीफाइंग दैट द प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम इनकम्बुरेंस, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सत्यापन किया जाता है, वेरिफिकेशन होता है, उसमें क्या चीज़ें आती हैं? दो चीज़ें आपने पद में पढ़ी होंगी, एक वेरिफिकेशन होता है, दूसरा एवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन और सत्यापन। तो जब सत्यापन की बात आ रही होती है तो उसमें क्या आएगा? तो सत्यापन का क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। सत्यापन में मूल्यांकन भी आ जाता है, आपने ऑडिटिंग में पढ़ा होगा इसे। तो सत्यापन में क्या रहेगा कि भौतिक निरीक्षण होगा, संपत्ति के उचित मूल्य का सत्यापन या सत्यापित करना कि संपत्ति प्रभार से मुक्त है। तो तीनों ही चीज़ें सत्यापन में आ जाएंगी। भौतिक निरीक्षण भी किया जाता है, ये देखना कि जितनी हमने एसेट दिखाई है एक्चुअल में उतनी वैल्यू एसेट की है या नहीं है, और ये देखना कि फिजिकली उतने वो एसेट अवेलेबल है भी या नहीं उस कंपनी में। उसके बाद साथ ही प्रभार से मुक्त, यानी कि किसी तरह का उस पर चार्जेस तो नहीं है, किसी भी संपत्ति के लिए ऋण पर अगर लिया है तो वो संपत्ति मोर्टगेज के तौर पर तो नहीं रखी गई है, प्रभार तो नहीं है कोई, ये सब चीज़ें देखना। तो इसमें तीनों ही आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव की धारा है। द कॉज ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज 28, 27, 29, 26। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। तो आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में,
तो उसकी एक अलग से भी मैंने बिजनेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की अलग से एमसीक्यूज़ की वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, प्लेलिस्ट है, उसमें काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग एक बार उसे रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से पूरा जो बिजनेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उसकी अच्छी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से आपको मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, या फिर चैनल पर विजिट करिएगा तो आपको पेज में मिल जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टाधारी द्वारा देय अधिकार शुल्क को आहरित किया जाता है। द रॉयल्टी पेबल बाय द लीजी इज सेट ऑफ राइट्स फी अकाउंट, इन द अकाउंट ऑफ द लैंड ओनर, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पट्टाधारी होता है तो उसके द्वारा जो अधिकार शुल्क देय आहरित किया जाता है तो उसे कहाँ पर दिखाया जाता है? जो देय अधिकार शुल्क होता है यानी कि जो पेबल होता है उसको कहाँ दिखाया जाता है? अधिकार शुल्क खाते में, भूस्वामिक खाते में, लाभानी खाते में, या फिर उसमें से कोई नहीं, तो उसे दिखाया जाता है रॉयल्टी अकाउंट में, अधिकार शुल्क खाते में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रधारी कंपनी का आशय है। होल्डिंग कंपनी मीन्स विच होल्ड्स एटलीस्ट 50% ऑफ द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, which hold at least 51% of the shares of the other company, a company that controls the board of directors of another company, which hold at least 75% of the shares of another company। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सूत्रधारी कंपनी कौन सी होती है? जो अन्य कंपनी के कम से कम 50% अंशों की धारक है, जो अन्य कंपनी की कम से कम 51% अंशों की धारक है, ऐसी कंपनी जो अन्य कंपनी के संचालक मंडल पर नियंत्रण रखती हो, जो अन्य कंपनी के कम से कम 75% अंशों की धारक हो। तो आपको पहले तो एक चीज़ क्लियर होगी ही कि जो सूत्रधारी कंपनी होती है उसके पास 51% शेयर होने चाहिए दूसरी कंपनी के, तभी वो सूत्रधारी कंपनी कहलाती है। जो होल्डिंग कंपनी कहलाती है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, होल्डिंग कंपनी जो दूसरी कंपनी इसके अंडर में काम करे, जो उसको होल्ड करे, उसको चलाए। तो यहाँ पर जो 51% कंपनी में के शेयर्स होते हैं तो वहाँ पर वो होल्डिंग कंपनी या फिर सूत्रधारी कंपनी होती है। उसके पास अधिकार होता है, राइट्स होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो दूसरी कंपनी होती है ज़्यादा शेयर्स उसके पास होने का मतलब ही यही है कि वो उसके पास ज़्यादा राइट्स रहते हैं, वो ज़्यादा डिसीजंस में उसका जो है नियंत्रण रहेगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और जिस कंपनी को वो होल्ड करती है वो क्या हो जाती है? वो सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक लागत और प्रमाणित लागत के अंतर को कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट, डिफरेंशियल कॉस्ट, वेरिएंस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जो एक्चुअल कॉस्ट होती है यानी किसी भी वस्तु को, किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो एक्चुअल में कॉस्ट आई है और जो हमने एक स्टैंडर्ड कॉस्ट मापी थी या मेजर करी थी या डिसाइड करी थी कि इतनी हो सकती है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है विचरण, वेरिएंस कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, इसको शॉर्ट में ICAI भी बोलते हैं। तो हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ICAI की फुल फॉर्म पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसका मतलब यही हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो कब हुआ था? ऑन 1 जुलाई 1949, ऑन 1 अप्रैल 1948, ऑन 1 जनवरी 1950, ऑन 1 अप्रैल 1932। तो कब हुआ था? 1 जुलाई 1949 को हुआ था इसकी स्थापना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान वर्ष का आरंभिक रहतिया 5000 से अधिक है एवं अंतिम रहतिया 12000 से अधिक गया है। यह त्रुटियां वर्तमान वर्ष की शुद्ध आय पर प्रभाव डालेंगी। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करेंट ईयर इज मोर दैन 5000 एंड द क्लोजिंग बैलेंस इज मोर दैन 12000। दिस एरर विल अफेक्ट द नेट इनकम ऑफ द करेंट ईयर। 70,000 shown short, 17,000 shown higher, 12,000 shown short, 7,000 shown more। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो उसका ओपनिंग स्टॉक है यानी कि कोई करंट ईयर का जो बना है अकाउंट, उसका जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें 5,000 से ज़्यादा दिखाया गया है और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 12,000 से ज़्यादा दिखाया गया है। तो आपको पता ही होगा कि डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते हैं, तो अगर दोनों साइड इक्वल होता तो प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक जो है 5,000 से ज़्यादा है और दूसरा 12,000 से ज़्यादा है, तो बीच का डिफरेंस कितने का आएगा? 7,000 का आएगा। 12,000 में से 5,000 घटा दीजिए। ओपनिंग स्टॉक किधर दिखाया जाता है? डेबिट साइड में दिखाया जाएगा और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा कहाँ दिखाया जाएगा? क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। डिफरेंस कितने का निकल के आएगा? 7,000 का। तो जो भी नेट इनकम होगी वो 7,000 से ज़्यादा दिखाएगी। अगर इक्वल होता तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता उसके ऊपर जो आपका नेट इनकम होती, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है दोनों में, तो यहाँ पर 7,000 से बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक कंपनियां जो एक जैसा व्यापार कर रही हों एक साथ मिलती हैं और एक नई कंपनी बनाकर कार्य करती हैं तो इस मिलन को कहा जाता है। When two or more companies which are carrying on the same business merge together and act as a new company, the merger is called
इंटीग्रेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो या अधिक कंपनियां हैं, दो से, और जो एक ही जैसा बिजनेस कर रही हैं, एक ही जैसा कार्य कर रही हैं और एक साथ वो मिलकर एक नई कंपनी को बनाती हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एकीकरण, संविलियन, पुनर्निर्माण, पुनर्गठन। इन चारों चीज़ों को आपने पढ़ा होगा। कहाँ पर? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपने इन चारों चीज़ों को पढ़ा होगा। दो एक जैसे व्यवसाय करने वाली कंपनियां कभी कभी क्या करती हैं, आपस में मिलकर के एक नई कंपनी बना लेती हैं, तो वो हो जाता है एकीकरण। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था कि एक जैसे व्यवसाय कर रही हैं, दो से अधिक कंपनी आपस में मिलकर कार्य कर रही हैं, एक नई कंपनी बना लेंगी, तो वो हो जाएगा एकीकरण। संविलियन में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में मिल जाती है। पुनर्निर्माण में क्या होता है, तो पुनर्निर्माण तो दो तरह का होता है, रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। इंटरनल में तो कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि अंदर की ही जो भी चीज़ें होती हैं, कभी कभी जो है एसेट ज़्यादा वैल्यू दिखा रही हैं, कम दिखा रही हैं, तो आंतरिक पुनर्निर्माण किया जाता है। और जो बाह्य पुनर्निर्माण होता है तो उसमें कुछ चीज़ों में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें हो जाएगा एकीकरण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरदायित्व लेखांकन को किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन बाय व्हाट अदर नेम? प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग, फंक्शनल अकाउंटिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि जो उत्तरदायित्व लेखांकन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है, कहाँ पढ़ी थी आपने? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ी थी। तो उसमें इसको और किस नाम से बुलाया जाएगा? तो लाभदायकता लेखांकन भी होता है और क्रियाशीलता लेखांकन भी होता है, दोनों ही नामों से पुकारा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो भी जोड़े दे रखे हैं, एक साथ पेयर्स दे रखे हैं, उन पेयर्स में कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? गुडविल, इंटैंगिबल एसेट, ऑयल, डिकेइंग एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आर्टिफिशियल एसेट, स्टॉक, लिक्विड एसेट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पेयर करेक्ट इनकरेक्ट है। तो गुडविल जो हो गया इंटैंगिबल एसेट है, अमूर्त संपत्ति, आपको पता ही है। आयलवेल है, डिकेइंग एसेट है, ये भी सही है, यानी कि क्षयी संपत्ति, जैसे जैसे उसमें से तेल निकालते जाते हैं उसमें तेल कम होता जाएगा। प्रारंभिक व्यय है, कृत्रिम संपत्ति है, बिल्कुल सही है। और साथ में जो आपको दे रखा है स्टॉक, लिक्विड एसेट, ये गलत हो जाएगा। जब हम जो है करंट एसेट में से स्टॉक को लेस करते हैं तभी तो हमारा निकल के आती ही है लिक्विड एसेट, तो ये जो है ये आपका पेयर जो होगा वो गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वित्तीय उत्तोलन 1.32 हो तो EBIT में 6% वृद्धि होने पर कर योग्य आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? If the financial leverage is 1.32, then what is the percentage increase in taxable income for a 6% increase in EBIT? 22%, 13.2%, 12%, 7.92%। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो फाइनेंशियल लीवरेज, आपके तीन तरह के लीवरेज पढ़े थे, कौन कौन से हो जाएंगे? फाइनेंशियल होगा, ऑपरेटिंग होता है और कंबाइंड लीवरेज होता है। तो यहाँ पर कह रहा है जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो आपको बता रखा है 1.32। अब आपसे कह रहा है कि EBIT में 6% की वृद्धि होगी, तो कैसे निकाला जाता है? इसको निकालते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाता है EBIT अपॉन EBT। तो यहाँ पर EBIT 6% से बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा? कर योग्य आय में भी कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 6% ही वृद्धि होगी। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है आपको? 1.32 इंटू 6% हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना निकल के आएगा? 7.92%। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।